हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जनवरी 2 के डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल रहा है तो उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है जो इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेशली और डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस के लिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी, जो टेस्ट आपका वीकली रहेगा और क्विक असेसमेंट आपको मिलेगा। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो देखते हैं, एकदम छोटा सा आर्टिकल है। फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टू प्ले बिटवीन गुवाहाटी एंड कलकत्ता। तो इसी हेडलाइन से आपको पता चल ही गया है कि ये जो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपकमिंग डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो फर्स्ट वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है, स्लीपर का बारे में कहा गया है। जो चेयर कार है वो ऑलरेडी आपकी हमें पता ही है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर होगा ये स्लीपर ट्रेन, और कहाँ से कहाँ तक चलेगा? गुवाहाटी से लेके कोलकाता तक। तो थोड़ा बहुत जानते हैं इसमें क्या फैक्ट है, जो डेटा है ज़रूरी रहेगी। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कलकत्ता, रैक या फिर इसमें कैपेसिटी कितनी होगी? तो 16 कोचेस होंगे इसमें और 823 पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। डिज़ाइन स्पीड इसका कितना है? लगभग 180 किलोमीटर तक ये जा सकता है। कोच मैक्सिमम इसमें कौन से टीयर के रहेंगे? तो 11 कोचेस 3 टीयर के रहेंगे, 4 आपके एसी 2 टीयर के रहेंगे और 1 एसी फर्स्ट जो फर्स्ट क्लास एसी होता है वो रहेगा। इंडिकेटिव जो फेयर है, भाड़ा जो है कितना लग सकता है? 2 टीयर में आपका 2300, सॉरी एसी 3 टीयर में 2300, 2 टीयर में 3000 और फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास में 3600। पैसेंजर का कंफर्ट एंड फीचर्स को इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इसमें कवच लगाया गया है और ताकि ट्रेन की जो कोलिजन है उससे बची जा सके। सीसीटीवी रहेंगे इन ऑल कोच। तो लाइकली जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो स्पेशली आसाम के और वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कितने कोच है, कितना कैपेसिटी है पैसेंजर का, मैक्सिमम स्पीड क्या है, और ये सभी देखनी है और कवच के बारे में देखना है। भाड़ा इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है डीआरडीओ विल प्ले की रोल इन इंडियाज़ एयर डिफेंस। तो किस तरीके से जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एयर डिफेंस में अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो हमने ऑलरेडी ये देखा था कि हमारे एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र जो इनिशिएटिव है उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। तो अभी इसके ऊपर क्या है, जो डीआरडीओ है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन मैटर्स ऑफ डिफेंस, तो इसमें वर्क करने वाली है, ऐसा कहा गया है बाय आवर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि द डिफेंस मिनिस्ट्री इज सिग्नलिंग अ 10-year नेशनल स्केल एयर डिफेंस बिल्ड आउट। तो 10 साल के अंदर सुदर्शन चक्र को बिल्ड किया जाएगा लेयर बाय लेयर। तो ये डिज़ाइन कौन करेगा? डीआरडीओ डिज़ाइन करेगी और ये कम्प्रीहेंसिव एरियल प्रोटेक्शन होगा और डिफरेंट क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस इसमें लगाई जाएंगी। देन इसमें अगर देखिए तो आजकल का जो मॉडर्न वारफेयर है वो सिर्फ लैंड से या फिर आपके वाटर से नहीं लड़ा जाता है। एयर का जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ राइजिंग पावर ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने एयर जो है, अपने देश के जो बॉर्डर का जो एयर एरिया है उसको हम प्रोटेक्टेड रखें। तो एयर डिफेंस क्या है? प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट थ्रेट फ्रॉम एयर, जैसे एयरक्राफ्ट से, हेलीकॉप्टर से, फिर आपके ड्रोन से या फिर क्रूज मिसाइल से या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से। तो इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्शन देना। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम क्या होगा? सेंसर रहेंगी जो डिटेक्ट करेंगी, फिर उसको हिट करेंगी, फिर उससे क्या होगा, हम फिर काउंटर अटैक भी कर सकेंगे। तो इसमें लेयर्ड
डिफेंस के बारे में बात किया गया है कि जो हमारा सुदर्शन चक्र होगा वो लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज और वेरी शॉर्ट रेंज सभी पॉइंट में काम कर सकेगा। तो उससे क्या हो गए, हमारी जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है, कमांड सेंटर्स है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, एयर बेस है, पोर्ट है, रिफाइनरीज है, पावर ग्रिड है, टेलीकॉम नोड्स है, इन सभी चीज़ों को हम मतलब हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बेटर प्रोटेक्शन दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सुदर्शन चक्र इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में किस तरीके से ये फंक्शन करने वाला है ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है एसेट्स को, क्रिएट अ ग्रिड लिस्ट टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कि कौन से एसेट्स को हमें कितना ज़्यादा और कितना जल्दी प्रोटेक्शन देना है। काउंटर स्वाम, जो आपका स्वाम ड्रोन होते हैं, एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स को भेजा जाता है, उसको भी हम काउंटर कर सके। फिर हमें क्या करना होगा, इंट्रा ऑपरेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बनाना होगा ताकि उसके लिए जॉइंट ट्रेनिंग हो बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस, यूनिफाइड एयर पिक्चर हो तीनों डिफेंस फोर्सेस के पास, तो वो चीज़ें हमें इंश्योर करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट नीड ट्रीटी विथ ढाका टू पुश बैक इलीगल इमिग्रेंट्स टू बांग्लादेश, सेज आसाम ऑनरेबल सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा जी। तो इसमें ऑनरेबल सीएम ने ये कही है कि हमें जो हमारे स्टेट में, भारत के स्टेट आसाम में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हैं फ्रॉम बांग्लादेश, तो उनको खदेड़ने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हमें कोई ट्रीटी की ज़रूरत नहीं है ढाका के साथ, हम उनको ऐसे ही निकाल देंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या है, उसके लिए कोई लॉ लगेगा। तो कौन सा लॉ जो है इसमें काम आएगा, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट ऑफ 1950। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, जो इलीगली हमारे देश में, हमारे राज्य में एंटर किए हैं उनको निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड इसमें नहीं रहेगा। और उन्होंने क्लेम भी किया है कि 2000 को ऑलरेडी पुशबैक किया गया है और आने वाले समय पे क्या है 10,000 से 15,000 को एक्सपल्शन किया जाएगा देश से पर ईयर। तो तब क्या है, हमारा जो आपका प्रॉब्लम हमने फेस किया है, द पॉइंट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, उसको हम दूर कर सकेंगे। और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया है कि आसाम एकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था ऑन 15 अगस्त, तो उसमें आपके डिपोर्टेशन को लेके डिटेल कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस तरीके से डिपोर्टेशन किया जाएगा आफ्टर डिटेक्शन। तो उसके लिए क्या है, इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 के तहत क्विक उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रीटी विथ बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा, इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 किससे जुड़ा हुआ है, आसाम एकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन के आकार पे बन सकती है। बाकी एम्पावरिंग अथॉरिटी कौन रहेगा अंडर दिस एक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा कि डीसी कैन ऑर्डर, डीसी ऑर्डर कर सकेंगे सस्पेक्टेड फॉरेनर्स को कि देश छोड़ दे हमारा 10 दिन के अंदर। और सिटीजनशिप अगर प्रूव नहीं होता है किसी व्यक्ति का, तो उसको 24 घंटे के अंदर देश जो है छोड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आसाम एकॉर्ड ऑलरेडी बताया मैंने, सेंटर स्टेट के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है रिगार्डिंग दिस थिंग्स। देन गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है कि जो हमारी धरती है, जो हमारा मिट्टी है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा कल्चर है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए पॉलिटिकल विल जो है वो काफ़ी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अ शिफ्ट इन द क्लाइमेट नैरेटिव एज पेरिस पैक्ट कम्स अंडर स्क्रूटिनी। तो इसमें जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है कब हुआ था, 2015 में हुआ था। उसका टारगेट क्या था कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो राइज कर रहा है उसको आपका 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है और वेल बिलो 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री के अंदर रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री के अंदर रखना है, उससे ऊपर नहीं जाने देना है। तो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर, उसमें हम 2 डिग्री मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे सकते हैं। और इसके लिए क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो
आपका कियोटो प्रोटोकॉल था 1997 का, जापान के कियोटो में लिया गया था। उसमें ये था कि बाइंडिंग टारगेट दिया गया था स्पेशली डेवलप नेशंस को। तो इससे डेवलप नेशंस नाराज़ हो गई कि डेवलप नेशंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है, ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन होना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए जो डेवलप नेशंस है वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड जो डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया, चाइना, इनको आपका छूट दिया गया था क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं किया था और हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको सुधार के आपकी जो हमारी गरीबी है उसको हम कम कर सके। तो उससे क्या है, जो डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस है इनके बीच एक डिबेट छिड़ गया। तो तभी क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इसका सल्यूशन लाया गया इन 2015 कि हम बाइंडिंग टारगेट की जगह क्या रखते हैं, आपकी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को रखते हैं कि नेशन खुद डिसाइड करे कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कितना आपका ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खुद से वो टारगेट रख ले और वो खुद से फुलफिल करे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, 2025 में यूएस ने इससे एग्जिट कर लिया। और यूएस जैसे देश जो आपकी इतने ज़्यादा डेवलप नेशंस है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते हैं, तो वैसे देश अगर आपकी ऑब्लिगेशंस नहीं ले रहे हैं तो जो डेवलपिंग नेशंस है उनके ऊपर अगर ज़्यादा ऑब्लिगेशंस डाला गया लाइक एक्शंस, रिपोर्टिंग, इन्वेंटरीज का, तो इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग नेशंस है वो आपकी क्रम्बल करने लगेंगी क्योंकि जब डेवलपिंग नेशंस के पास बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजिकल जो पावरस है वो नहीं है। तो इसीलिए जो डेवलप नेशंस है उनको रेस्पॉन्सिबली काम करना है और डेवलपिंग नेशंस को जो आपकी फाइनेंशियल हेल्प, टेक्नोलॉजिकल हेल्प की बात कही गई थी डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, उसको फुलफिल करना है। तो इसीलिए COP30 जो बेलेम ब्राज़ील में हुआ था, इसमें जो डेवलपिंग नेशंस थी उन्होंने अपने बार्गेनिंग पावर को असर्ट किया है कि जो आपका टारगेट है उसको हम फोर्सफुली पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का सोचने जाए तो देश का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इवन पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो रेबेलियन भी हो सकती है अगर क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए अगर देश डेवलपमेंट ना करे तो, क्योंकि भुखमरी ज़्यादा बढ़ेगी, पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, उससे सोशल टेंशन, इकोनॉमिक टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी। तो अभी ये तो सही था कि आपकी कियोटो प्रोटोकॉल जो बाइंडिंग था उससे हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में मूव किया, लेकिन अभी डिफरेंट जो नेशंस है तो उसमें एक और भी प्रिंसिपल था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अर्थ कॉमन है लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट है। डेवलप नेशंस ने ज़्यादा पोल्यूट किया है, ज़्यादा पोल्यूट करके ज़्यादा पैसे कमाए हैं, उससे उन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो अभी वो डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट वो डेवलपिंग नेशंस के साथ शेयर करे ताकि डेवलपिंग नेशंस एडॉप्शन कर सके, अपना रेजिलियंस को बढ़ा सके। तो अभी जो डेवलप नेशंस है वो क्या करती है, डिफरेंट अदर मैकेनिज्म्स को ढूंढ के निकाल लेती है, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर कार्बन टैक्स, कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनका मार्केट ख़राब कर दो। कैसे, उन्हें प्रेशराइज करो कि आप जो भी टेक्नोलॉजी लगा के प्रोडक्ट बना रहे हो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसमें जैसे कोल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो प्रोडक्शन होगा वो यूरोपियन मार्केट में एंटर नहीं होगा। तो इससे क्या है, जो यूरोपियन मार्केट है वो प्रेशराइज कर रही है डेवलपिंग नेशंस को, प्लस ये भी प्रेशराइज कर रही है कि वो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो इन देशों से खरीदें। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है, UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये अर्थ समिट 1992 के दौरान ये आया था और इसी के तहत क्या है अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराई जाती है। कियोटो प्रोटोकॉल क्या है, 1997 का एक प्रोटोकॉल है जो बाइंडिंग टारगेट देता है इमिशन कट करने के लिए, स्पेशली डेवलप नेशंस को। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑलरेडी बताया, CBDR क्या है ऑलरेडी बता दिया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्स, NDC क्या है ऑलरेडी बताया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ आया है। मिटिगेशन क्या है, इमिशन को रिडक्शन करना। एडॉप्शन क्या है कि हम क्लाइमेट इम्पैक्ट के अगेंस्ट अपना जो एडॉप्शन है उसको बढ़ा सके। तो इसी तरीके से हमें MRV क्या है, मेजरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन सिस्टम। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, तो डेवलप नेशंस को, जो डेवलपिंग नेशंस को मदद करनी है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑलरेडी बताया है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस।
नेक्स्ट हम देखते हैं 21। तो अभी इसे ही कभी कहीं मेंशन होगा, एक नई फिल्म आ रही है 21 करके, जो जनवरी 1 को रिलीज़ हो चुकी है 2026 में। और इसमें आपका जो हीरो है अगस्ता नंदा जी है, जो डिपिक्ट कर रहे हैं किसके लाइफ को, लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट अरुण जो खेतरपाल जी है, उन्होंने अपनी शहादत दे दी, अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी देश के लिए। तो पूरा स्टोरी क्या है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सो द स्टोरी ऑफ सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी एंड द बैटल ऑफ बसंतर। तो ये जो बैटल ऑफ बसंतर है, बसंतर बैटल आपके जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंडिया का, वहाँ लड़ा गया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये 1971 में ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, हम 1971 का जो वार है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो हम बांग्लादेश लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया था, इंडियन फोर्स को आपकी वेस्टर्न के जो फ्रंट है, ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, इसमें ज़्यादा एंगेज रखने की कोशिश की थी, ताकि हम ईस्टर्न फ्रंट में जो वार है वो ना लड़ पाए, या फिर हम अगर ईस्टर्न फ्रंट में लड़ पाए और बांग्लादेश अगर आज़ाद भी हो जाए, तो पाकिस्तान एटलीस्ट जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, उसके जो उधर का जो टेरिटोरी है उसको एक्वायर कर ले। लेकिन ये एक्वायर नहीं कर पाया पाकिस्तान, क्यों? बिकॉज ऑफ आवर मिलिट्री फोर्सेस, उनके हिम्मत की वजह से, और जिन भी ऑफिसर्स ने, सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी, मार्टरडम को हासिल किया देश को बचाने के लिए। तो उन्हीं में से आपके एक है सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी। तो ये अभी ध्यान रखिएगा कि बैटल ऑफ बसंतर किससे जुड़ा हुआ है, तो जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार है उससे जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो 21 मूवी है इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसमें द बैटल ऑफ बसंतर रेलेवेंस किसके लिए है, GS 1 2 ये सभी मेंशन है। तो इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट या फिर देखें तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 1971 का जो वार था ऑफन डिफाइंड बाय लिबरेशन। हम बस इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश था, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट इक्वली इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रही थी, वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया को ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश कर रही थी। नो डाउट हमने दोनों ही तरफ एंगेज किया और दोनों ही तरफ से पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान सोच रही थी कि अगर ढाका चला भी जाता है, बांग्लादेश चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है, बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान अगर चला भी जाता है, बांग्लादेश बन भी जाता है, तो हम वेस्ट की ओर टेरिटोरी को एक्वायर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम अपने मिशन में, अपने जो वार था उसमें हम अपनी ओर से कामयाब रहे। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। बाकी जब बांग्लादेश लिबरेशन हो रहा था हमारी मदद से, तो उस समय का ये फोटो है। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसमें सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स देखेंगे। जैसे कि उन्होंने जो हाईएस्ट सेक्रीफाइस दे सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें ये जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से उन्हें ऑनर किया गया, वो चीज़ हम अभी इसमें देखने वाले हैं। तो बाकी जो एक्शन है वो इसमें बताया कि पाकिस्तानी फोर्सेस लॉन्च अ काउंटर अटैक, एक काउंटर अटैक लॉन्च किया गया विथ एन आर्मर्ड स्क्वाड्रन टू डिसलॉज द इंडियन ब्रिगेड हेड एट बसंतर, लेकिन ब्रिज हेड एट बसंतर। तो खेतरपाल जी ने क्या किया, उस समय 21 साल के थे, उन्होंने काफ़ी हिम्मत से लड़ी, काउंटर अटैक किया, डिस्पाइट कि जब उनका टैंक जो था फामागुस्ता, उसमें आग भी लग गई थी, कैचिंग फायर, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने टैंक को नहीं छोड़ा, उसमें डटे रहे। डिस्पाइट बीइंग ऑर्डर टू अबैंडन, उनको ऑर्डर भी दिया गया था बाय सीनियर ऑफिशियल्स कि आप टैंक को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया और कहा नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई मेन गन इज़ स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड, कि मैं इनको ख़त्म करके रहूँगा और मेरा गन, जो टैंक का गन है, वो अभी भी काम कर रहा है। और उन्होंने अपने लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर दिया इस लड़ाई में, इस वार में। तो ही डिस्ट्रॉयड अ फाइनल पाकिस्तानी टैंक जस्ट बिफोर हिज ओन वाज डिस्ट्रॉयड, रिजल्टिंग इन हिज डेथ। तो उन्होंने मार्टरडम हासिल कर ली।
वो शहीद रहे और हमारे देश को बचाया, ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट को बचाया, जिसके वजह से क्या हुआ, आपके जो पाकिस्तानी फोर्सेस थे वो हमारी तरफ मूव नहीं कर पाए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इम्पैक्ट क्या रहा, हिज रिफ्यूजल टू रिट्रीट डिनाइड द एनिमी अ ब्रेक थ्रो, एनिमी को एक ब्रेक थ्रो नहीं मिला और हमें एक ब्रेक थ्रो मिला। नेक्स्ट, उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है, ऑनर किया गया है, तो ही बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, जो इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। तो ध्यान रखिएगा किनको मिला है, पूछा जा सकता है। तो सेकंड, लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपल जी को। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल लेगेसी में क्या है, फिल्म बनाई गई है 21, तो उनके एज 21 थी, इसीलिए शायद तक मैंने नहीं देखा है अभी तक, इसीलिए 21 नाम होगा इसका। एनडीए में अगर आप देखें तो जो पैरेड ग्राउंड है उसको लेफ्टिनेंट अरुण जी के नाम पे ही रखा गया है। देन आईएमए में अगर देखें तो द ऑडिटोरियम जो है और मेन गेट जो है उसमें लेफ्टिनेंट अरुण जी का नाम है। देन रिस्टोरेशन अगर देखें तो उनका जो टैंक था फामागुस्ता JX202, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है एट अहमद नगर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है, ध्यान रखिएगा डिफरेंट जो एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें। नेक्स्ट, टोबैको टैक्स जो है वो अप्लाई होने वाला है February 1 से। तो टोबैको के ऊपर क्या होगा, 40% टैक्स लगेगा, और ये क्या है आपका डीमेरिट टैक्स रहेगा कि जो डीमेरिट गुड्स है उसके ऊपर ये टैक्स स्लैब को इम्पोज किया जाएगा जो 40% का है। तो क्यों इसको लगाया जा रहा है, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ को बचाया जा सके। इसमें ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 को भी प्रोटेक्ट किया है कि लोगों का लिबर्टी है, ठीक है आपको नशा करना है करो, लेकिन स्टेट का ये भी दायित्व है डीपीएसपी में कि जो इंटॉक्सिकेंट्स है या फिर नशे वाली चीज़ें हैं उसको लिमिट करे, उसको बैन करे, रेस्ट्रिक्ट करे। तो स्टेट दोनों ही काफ़ी बैलेंस तरीके से कर रही है कि 40% का स्लैब लगा दिया, तो अभी क्या है, लोगों का इनकम जिस हिसाब से राइज नहीं होगा उससे ज़्यादा क्या है, सीन गुड्स जो है या फिर आपकी डीमेरिट्स गुड्स जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बीड़ी है उसमें 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% लगता था। तो इसमें बीड़ी को कम किया गया है, बाकी जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उसको 40% किया जाएगा। और जो आपका ध्यान रखिएगा ये 1 फरवरी से लागू होगा। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, बिकॉज ऑफ जीएसटी आने से स्टेट का जो रेवेन्यू है लॉस हो रहा था, उसको एक टाइम के लिए कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस आया था, जो अभी एंड हो रहा है। तो अभी नया एक्साइज रेट्स आएगा, न्यू जीएसटी स्लैब्स आएगी स्पेशली ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, तो उसको ध्यान रखना है। बाकी इस टोबैको प्रोडक्ट से जो भी सेस आएगा उसको हेल्थ में और सिक्योरिटी में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो भी मेन मुद्दे की बात है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखिए तो एंशियंट मराठी लिटरेचर रिवील्स सवानास आर नॉट डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ना, जैसे थोड़ा शर्ब्स है, हर्ब्स है, फिर थोड़े मोड़े ट्री है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये लैंड जो है डिग्रेडेड है, कि ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है। इवन अगर एंशियंट मराठी लिटरेचर भी देखें तो उसमें भी सवानास को, ये आपका सिंगनापुर में है ये एरिया, तो उसमें जो सवाना है उसको डिग्रेडेड फॉरेस्ट की तरह नहीं दिखाया गया है। तो इसीलिए इस फॉरेस्ट को ठीक करने के लिए इसमें बहुत सारी ट्री प्लांटेशन वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ये नेचुरल इकोसिस्टम है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो जब हम पुराना लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम अपना जो जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पास्ट में कैसा रहा है, वो चीज़ हम समझ के आज का जो आंकलन है वो कर सकते हैं। तो सवाना जो है इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, दीज आर एंशियंट नेचुरल इकोसिस्टम है ये। और इंडियन मराठी जो टेक्स्ट है प्लस ओरल ट्रेडिशन है उसमें इसको मेंशन किया गया है। और जो सवाना फॉरेस्ट होती है ओपन होती है, थ्रोनी होता है, ग्रासी लैंडस्केप होती है, और उसमें ट्रीज भी पाई जाती है, जिसको पुराने लिटरेचर में बना या फिर जगला के हिसाब से मेंशन किया गया है। और ये आपके वाइल्ड अनसेटल्ड ट्रैक्स रहे हैं। तो ये आपके फोटोग्राफ्स के लिए, पेंटिंग, कॉलोनियल पोस्चर रिकॉर्ड्स, हंटिंग लॉग्स के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। तो इसीलिए इसको हमें स्टॉप करना है, टू ट्रीट देम एज ओपन इकोसिस्टम एज फेल्ड फॉरेस्ट।
तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, ये एक्चुअली सवाना फॉरेस्ट है, तो इसको हमें बिगाड़ना नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है, तो यही लास्ट आर्टिकल था। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड अगर देखें तो रिकॉग्नाइज करना है सवाना ग्रासलैंड को एज फर्स्ट क्लास इकोसिस्टम की, सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। स्टॉप ब्लैंकेट प्लांटेशन, तो हर जगह ट्री नहीं लगानी है कि कहीं भी खाली जगह दिखा, क्योंकि उसका इकोसिस्टम ही वैसा है। फिर बिल्ड बायोकल्चरल कंजर्वेशन मॉडल, सो बायोकल्चर कंजर्वेशन मॉडल बनाना है, जैसे सेक्रेड लैंडस्केप, पेस्टोरल नॉलेज, देन सीजनल मैनेजमेंट करनी ज़रूरी है। फिर हम क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान्स और मेजर सक्सेस करेक्टली, तो हमें जो भी सक्सेस है उसको मेजर करना है करेक्टली। तो अभी ये फेलियर नहीं है, ये नेचुरली है ये ऐसा। तो इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।